हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि बता दूं कि आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए लेक्चर नंबर 4 जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 भी है, एयर, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसे दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि क्लास 7 का आपका यह चैप्टर 4 है, एयर। एयर में हम पढ़ेंगे एयर क्या होती है। ठीक है, तो आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। हमारी अर्थ किससे सराउंडेड है? एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। सभी लिविंग बींग्स जो है इस अर्थ पे डिपेंडेंट है। क्यों? अपने सर्वाइवल के लिए। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ। यह जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमें क्या प्रोवाइड प्रोवाइड करता है? एयर प्रोवाइड करता है, जिससे हम ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ मतलब सांस लेना। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। जो सन की रेज है जो हार्मफुल है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, बिना इस प्रोटेक्शन वाले ब्लैंकेट के वी वुड बी सॉरी वी वुड बी बैग्ड, मतलब हम पक जाएंगे अलाइव, जीते जी, बाई द हीट ऑफ द सन, सन की गर्मी से, ड्यूरिंग द डे, दिन में, एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट, और रात में हम बर्फ बन जाएंगे। सो इट इज द मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल, मतलब इज सो इट इज दिस मास ऑफ एयर, मतलब यह जो एयर का मास है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यह अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है, जिससे अर्थ लिवेबल है, मतलब जीने योग्य है। आगे, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है? डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। कई गैसेस का मिक्सचर है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस, दो गैसेस हैं, विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो क्या बनाती है? बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर बनाती हैं। ठीक है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मुझे खांसी हो गई है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में दो गैस ज़्यादा है। पहली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन में, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वह, ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, दोनों मिला के 99% हो जाते हैं, और 1% में सभी दूसरी गैसें होती हैं। समझा आपको? यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, अगला है, आगे पढ़ेंगे हम। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटीज, मतलब और गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गई, ओजोन हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन, ये सब कम मात्रा में पाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, इन गैसेस के अतिरिक्त टीनी डस्ट पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। इन गैसों के अलावा टीनी पार्टिकल भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। एयर के डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसका परसेंटेज पाई चार्ट दिखाता है। पाई चार्ट है, नाइट्रोजन 78%, ऑल अदर 0.4%, आर्गन 0.93%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है एटमॉस्फेयर में। वेन वी इनहेल, जब हम इसे इनहेल करते हैं नाइट्रोजन को, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स। हम कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अपने लंग्स मतलब फेफड़ों में लेते हैं। एंड एक्सेल इट मतलब इसे बाहर कर देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर दियर सर्वाइवल, दे कैन नॉट टेक, बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वो वह प्लांट लेते हैं। ठीक है, प्लांट कौन सी गैस लेते हैं? नाइट्रोजन।
दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, वो एयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाते, लेकिन नाइट्रोजन लेते हैं हम। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इसके अतिरिक्त और गैसें हैं, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के टोटल 99% गैस हैं। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि एटमॉस्फेयर में ये गैसेस हैं, फिर क्या है? हाँ, यहाँ तक हो गया हमारा। तो नाइट्रोजन को हम इनहेल जब एयर करते हैं तो हमारे अंदर नाइट्रोजन भी जाती है, तो नाइट्रोजन हमारे लंग्स के बाद कुछ मात्रा में फिर यह हम पूरी तरीके से बाहर आ जाती है और वहां से छन के केवल ऑक्सीजन अंदर जाती है। लेकिन पेड़ पौधों को नाइट्रोजन ही चाहिए भोजन बनाने के लिए, तो नाइट्रोजन वो डायरेक्ट पेड़ पौधे नहीं लेते, नाइट्रोजन वे सॉइल में से लेते हैं। सॉइल में कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स कर देते हैं, फिर पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वो सॉइल से नाइट्रोजन लेती हैं। ठीक है, तो डू यू नो, हम ये जानेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज की गई है वायुमंडल के अंदर एटमॉस्फेयर में, वह क्या करती है कि वह ग्रीन हाउस प्रभाव को दिखाती है। कैसे दिखाती है? जब जो रेडिएशन है अर्थ से जब बाहर निकलता है तो उसे रोक कर क्या हीट पैदा कर देती है अर्थ पर, तो वही ग्रीन हाउस प्रभाव को दिखाती है। इट इज देयर फॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। एंड विदाउट इट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव, इसके बिना अर्थ क्या होती है? अर्थ बहुत ठंडी हो जाएगी और जीने योग्य नहीं होगी। हर मगर व्हेन इट लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज, लेकिन जब इसका लेवल इंक्रीज होगा एटमॉस्फेयर में ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक, फैक्ट्री धुएं के कारण, कार फ्यूम्स, कार के धुएं के कारण, द हीट रिटेन्ड इंक्रीज बाई हीट रिटेन इंक्रीज, हीट बढ़ेगा, द टेम्परेचर फॉर द अर्थ, और अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ठीक है, दिस राइज इन टेम्परेचर, यह राइज टेम्परेचर में कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, यह कारण बनेगा जो कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ पर है वहां पे जो आइस है उनके पिघलने में। एज अ रिजल्ट ऑफ सी लेवल, जैसा इसके रिजल्ट कारण सी लेवल राइजेस, सी लेवल बढ़ जाएगा, कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में फ्लड आएगा। देयर मेनी बी ड्रास्टिक चेंजेस, मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, देयर मे बी मतलब यह संभावना है कि ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा क्लाइमेट में, और प्लेस लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट्स, और यह कुछ प्लांट्सों की एक्सटेंशन लीडिंग नेतृत्व करेगा, कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में कुछ प्लांट्स के एक्सटेंशन को लीड करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये क्या होता है ना कि, आइए बताते हैं हम। कार, कार्बन जो गैस होती है, CO2 जो गैस होती है, ये क्या करती है ना कि ये अर्थ से जब हीट रेडिएशन बाहर जाता है तो इस रेडिएशन को CO2 गैस रोक लेती है, जिससे अर्थ पर हीट बना रहता है जो कि लिव एबल होता है, मतलब जीवन योग्य होता है। अब यदि ये CO2 गैस जो है CO2 गैस जो है अब ये बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? मान लीजिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री की चिमनी से जो धुएं निकल रहे हैं उससे, कार है, कार कार से जो धुएं निकल रहे हैं उससे, मोटरसाइकिल से जो धुएं निकल रहे हैं उससे, ये सब चीज़ों से CO2 की मात्रा इंक्रीज होगी। CO2 की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी तो हीट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा।
हीट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हीट इंक्रीज होगा तो जो हमारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर जो हैं वो मेल्ट होना शुरू कर जाएंगे। जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो ओशन जो है उसके लेवल क्या बढ़ेंगे, लेवल जो है वह इंक्रीज होगा। लेवल इंक्रीज होगा तो जो कोस्टल एरिया हैं, कोस्टल एरिया वे क्या हो जाएंगे, वे सिंक हो जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे। और इससे क्या होगा कि कुछ वेजिटेशन, प्लांट्स और एनिमल्स लॉन्ग रन में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसमें एक चीज थी, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हीट को रोकता है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक हो गया हमारा। और ये ग्रीन हाउस गैस हो गया। और जो मैंने बताया कि जब ये CO2 ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगा, हीट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, समझ आया कॉन्सेप्ट ग्लोबल वार्मिंग का। जब हीट ज़्यादा होगी, जब CO2 गैस इंक्रीज हो जाएगी तो हीट अर्थ पे ज़्यादा हो जाएगी, हीट जब ज़्यादा हो जाएगी अर्थ पर, तो इसे कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा कि बैक्टीरिया, जैसे कि नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, मतलब एयर द्वारा डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट नहीं लेते, मतलब प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन एयर द्वारा नहीं लेता। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल, बैक्टीरिया जो सॉइल में जीवित होते हैं, एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट, और कुछ प्लांटों के जड़ों में, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, एयर से नाइट्रोजन लेते हैं, एंड चेंज इट फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट, और इसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं ताकि प्लांट इसका इस्तेमाल कर पाए। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, ऑक्सीजन दूसरी सबसे ज्यादा प्लेंटीफुल, अधिक मात्रा पाई जाने वाली गैस है एयर में, हवा में। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, जैसे ही वह ब्रीथ करते हैं, एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट हमें फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेन्ड इन द एयर रिमेन कांस्टेंट, इस प्रकार ऑक्सीजन एयर में कांस्टेंट रहता है। इफ वी कट ट्रीज, जब हम पेड़ों को काटते हैं, देन द बैलेंस गेट डिस्टर्ब, तब बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी इंपॉर्टेंट गैस होती है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाई, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक द फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाई का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका इस्तेमाल करते हैं और फूड बनाते हैं। ठीक है, और रिलीज करते हैं क्या, ऑक्सीजन। ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और ह्यूमन और एनिमल भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट, जितना अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन और एनिमल द्वारा निकाला जाता है, क्या किया, प्रोड्यूस किया जाता है, रिलीज किया जाता है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को इक्वल मात्रा में प्लांट द्वारा ले लिया जाता है। ठीक है, यूज कर लिया जाता है प्लांट द्वारा, विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस, जो कि एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। हाउ इवर मत मगर द बैलेंस इज अपसेट, बैलेंस अपसेट हो जाएगा बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स को यदि जलाएंगे तो बैलेंस अपसेट हो जाएगा। सच एज कोल एंड ऑयल, जैसा कि कोल और ऑयल मतलब तेल, they add billions of ton of carbon dioxide into the atmosphere each year, ये billions of ton of carbon dioxide को एटमॉस्फेयर में each year प्रत्येक साल रिलीज करते हैं। as a result the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth weather and climate, इसके परिणाम स्वरूप द इंक्रीज वॉल्यूम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में जो बढ़ रही है या प्रभाव डाल रही है वेदर एंड क्लाइमेट पर, वेदर और क्लाइमेट पर प्रभाव डालेगी। अगला है व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर गर्म होती है, इट एक्सपेंड्स या बढ़ती है, बिकम लाइटर एंड गोज अप, हल्की होती है और गोज अप ऊपर उठ जाती है। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी, कोल्ड एयर डेंसर होती है, हैवी होती है, भारी, दैट इज वाई, यह कारण है, इट टेंड टू सिंक डाउन, यह नीचे बैठ जाती है। व्हेन हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज रसेस देयर टू फिल द गैप, जब
हॉट एयर ऊपर उड़ जाती है तो जो कोल्ड एयर होती है इन एरियाज में वह इस जगह को फिल करने की कोशिश करती है। दैट इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस। इस तरह एयर सर्कुलेशन होता है, एयर का बहना शुरू होता है। अब इसको मैं इसमें लिख के आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन दूसरी सबसे ज्यादा गैस है वह जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जो कि 21% है। दोस्तों यदि ऑक्सीजन जो होती है वह पेड़ जब कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रीज जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जब लेते हैं, यूज करते हैं, तो वह फूड भी बनाते हैं और फिर रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और ह्यूमन जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ह्यूमन और एनिमल, उतनी मात्रा में ट्रीज होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं, जिससे बैलेंस बना रहता है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि एक एक बार इस समय क्या हो रहा है कि फ्यूम्स और फैक्ट्रीज के जो फ्यूम है, धुएं हैं, वो सब डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। हर साल CO2 की मात्रा 1 बिलियन टन एटमॉस्फेयर में बढ़ी जा रही है। पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वह चेंज हो रही है। और इसकी वजह से वेदर और आपका क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। इसके साथ ही एयर सर्कुलेशन कैसे होता है हम इसे जानेंगे। सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन, ठीक है। एयर सर्कुलेशन के लिए जैसे मान लीजिए एक प्लेस है, ठीक, और यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, हीट ज्यादा है, हीट आ रही है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि यहाँ की जो हवा है वह गर्म होके ना ऊपर उठ गई। क्या हो गई, ऊपर उठ गई। अब यहाँ पे बन गया प्लेस, खाली स्थान। खाली स्थान हो गया तो ये हवा इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी। जब इधर कुछ दूर जाएगी तो यहाँ हीट कम है। यहाँ क्या है, यहाँ हीट कम है। मान लीजिए यहाँ एक ही हीट है, यहाँ हीट ज़्यादा है, यहाँ हीट कम है। जब हीट कम की तरफ जाएगी तो हवा क्या होगी, वह सिंक होगी नीचे की तरफ, ठंडी होगी। क्या होगी, ठंडी होगी, नीचे की तरफ सिंक होगी ऐसे। जब ठंडी होके नीचे की तरफ यह सिंक होगी, ठीक है, ठंडी होगी नीचे की तरफ सिंक होगी। तो जब सिंक होगी तो यहाँ जो पहले से एयर थी यहाँ पे, उस एयर पे दबाव आएगा। तो एयर जब दबाव आएगा तो एयर इधर उधर हटेगी। जब एयर यहाँ से हटने की कोशिश करेगी तो ये किधर जाएगी, जहाँ एयर नहीं है। तो ये स्थान खाली है तो इस स्थान को ये फिल करेगी, तो इधर आएगी। समझा आपको। तो इस तरह एयर सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। क्या होगा, एयर सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, एयर सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। एयर सर्कुलेशन स्टार्ट। समझाया आपको, क्या समझाया कि जब एयर हॉट होगी, गर्म होगी तो ऊपर उठेगी। फिर जब इससे दूर हटेगी, जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे एयर सिंक होगी, मतलब ठंडी हो, कोल्ड होगी तो एयर नीचे की तरफ सिंक होगी, बैठेगी। जब बैठेगी तो नीचे की जो हवा होगी उस पर दबाव आएगा, वो हवा एयर जो होगी वह उस जगहों भरेगी जहाँ पे जगह खाली है। जैसे ये वाला जगह, ये वाला जगह खाली है क्योंकि यहाँ की एयर ऊपर उठ चुकी है। तो इस प्रकार जब यहाँ दबाव पड़ेगा इस जगह पे तो यहाँ की जो एयर होगी इस दिशा में चलना शुरू करेंगे। इस प्रकार एयर सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। समझाया। तो ये हो गया एयर सर्कुलेशन। आगे चलिए, आगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर को हम इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में, आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू कितने, 5 लेयर्स में। हमारे एटमॉस्फेयर कितने लेयर में डिवाइडेड, 5 लेयर में। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ सरफेस से शुरू होता है। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जो कि ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। आगे हमारा ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी बोला जाता है। ट्रोपोस्फेयर क्या है, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। इट एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है, 13 किलोमीटर होती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, जो भी हवा
ब्रीथ सांस लेते हैं वहीं एग्जिस्ट करती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल्स्ट हेल स्ट्रोम अकर इन दिस ईयर, और इस लेयर पे अकर मतलब घटना घटित होती है। जैसे कोई सबसे पहले हमारी लेयर आती है ट्रोपोस्फीयर, जो कि लगभग 12 और 15 किलोमीटर के बीच में जिसका रेंज होता है। दोस्तों, ट्रोपोस्फीयर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो हम एयर ब्रीथ सांस लेते हैं वो यहीं प्रेजेंट होती है, और यहीं पे वेदर क्लाइमेट जैसी घटनाएं घटित होती है। हेलस्टॉर्म, रेनफॉल, एयर सर्कुलेशन और सभी चीज़ें जो है यहीं पे ट्रोपोस्फीयर में होती है। ट्रोपोस्फीयर कहाँ है? ये देखिए, इसकी बॉर्डर लाइन ट्रोपोपॉज है, यहाँ पे है। ट्रोपोस्फीयर 10 से 15 किलोमीटर के बीच में होता है। यह है ट्रोपोस्फीयर। सभी वेदर फिनोमेना जो है वो यहीं होता है, मतलब धूप, बरसात, गर्मी जो सब पड़ेगा यहीं पड़ेगा। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? एबव द ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर लाइज द स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर लाइज होता है। इट एक्सटेंड अप टू लाइट ऑफ 50 किलोमीटर, यह हाइट ऑफ 50 किलोमीटर तक यह ऊंचा है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, यह लेयर क्लाउड्स से फ्री होता है लगभग, एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना, और दूसरे वेदर मौसम संबंधी घटनाओं से, जो संबंधी घटनाएं हैं उससे। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल कंडीशन जिसे बनाता है फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, एरोप्लेन को उड़ने के लिए। और इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन, हमारा जो इम्पॉर्टेंट फीचर है स्ट्रेटोस्फेयर का, इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, या लेयर ऑफ ओजोन गैस को कंटेन किया हुआ है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द रन से। हम आगे पढ़ेंगे, मतलब जैसे मैं बता दूं कि आगे इस विषय में पढ़ेंगे कि कैसे ओजोन जो गैस होती है वह हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल जो रेस हैं, किसकी? हार्मफुल रेस, सन की। ठीक है दोस्तों, बस 1 मिनट में मैं आता हूँ। लेट हो गया इसलिए माफी चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम बिना देरी के। जुगाड़ व्यवस्था, चलिए आगे हम कहाँ थे? हाँ, तो स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर पे मैं था और स्ट्रेटोस्फेयर आपको बता रहा था मैं। ठीक है, तो मैं जैसा बता दूं आपको कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि यहाँ क्लाउड बहुत कम पाए जाते हैं, और यहाँ पे वेदरिक जो फिनोमेना होता है, मतलब जो घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो नहीं होती। तो ये सब बहुत अच्छा प्लेस होता है एरोप्लेन को उड़ने के लिए, तो यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई करती है। फिर यहाँ पे ओजोन लेयर भी पाई जाती है, ओजोन गैस की। ओजोन गैस की जो लेयर होती है वह सन से आने वाली जो किरणें होती हैं, जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, हार्मफुल जो होती हैं उसे वहीं पे रोक लेती हैं। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा मेसोस्फियर। तो स्ट्रेटोपॉज कहाँ है? 40-50 किलोमीटर के बीच में। मेसोस्फियर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यह एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर है। इट लाइज एबव द स्ट्रेटोस्फेयर, या स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, मतलब यह 80 किलोमीटर हाइट तक है मेसोस्फेयर। मेट्रोइड्स, मीटरॉइड्स, ठीक है, बर्न अप इन दिस लेयर ऑफ एंटरिंग द स्पेस, जब एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, जब स्पेस से एंटर करता है तो मेसोस्फेयर में ही एस्ट्रॉइड जो होता है वह बर्न हो जाता है, जल जाता है। जो सॉरी मेटेरॉइड होता है, मेटेरॉइड जो होता है, मेटेरॉइड्स, यह जब का स्पेस से अर्थ पे एंटर करते हैं तो
स्पेस एंटर करते हैं तो ये जो मीजो स्फीयर की लेयर होती है, यहाँ पर आते ही ये जल के समाप्त हो जाते हैं इस लेयर में। ठीक है, मीजोस्फीयर में। मीजोस्फीयर जो कि 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में मीजोस्फीयर है, लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगला है हमारा थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या है? इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रेपिडली। थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है, विच इंक्रीजिंग हीट, जो कि हीट को इंक्रीज करता है। आयनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ लेयर। आयनोस्फीयर इसका लेयर का एक हिस्सा है। इट एक्सर्ट बिटवीन सॉरी इट एक्सर्ट बिटवीन 80 टू 40 किलोमीटर 80 टू 400 किलोमीटर, 80 और 400 किलोमीटर के बीच में थर्मोस्फीयर आपका एग्जिस्ट करता है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। यह लेयर रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करता है। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर, जब रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड अर्थ से ट्रांसमिट किए जाते हैं तो वहां से यह रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है? थर्मोस्फीयर से। तो थर्मोस्फीयर क्या है कि थर्मोस्फीयर में जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जो कि 80 से 400 किलोमीटर के बीच में है, तो वहां पे टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज ही होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और थर्मोस्फीयर में जब हम रेडियो वेव्स को यहाँ से अर्थ से ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं, तो थर्मोस्फीयर में इसे रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है दोबारा अर्थ पर। अगला है हमारा एक्सोस्फीयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर की सबसे ऊपर से ऊपर ऊपर की लेयर है, इज द नोन एज एक्सोस्फेयर, जिसे एक्सोस्फेयर कहते हैं। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। इस लेयर के पास बहुत ही पतली एयर, थिन एयर होती है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट इन द स्पेस फ्रॉम एयर। लाइट और हीलियम जैसी गैसेज होती हैं, वह यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस यहाँ पे फ्लोट करती हैं, मतलब होती हैं। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट। तो हमने 3 लेयर को पढ़ा, उन लेयर को हम लिख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा ट्रोपोस्फेयर, फिर हमने पढ़ा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमने पढ़ा स्ट्रे क्या है स्टार्टो स्ट्रेटो, सही लिखे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर हमने पढ़ा मीजोस्फेयर, फिर हमने पढ़ा थर्मोस्फेयर, फिर हमने पढ़ा एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर 15 किलोमीटर तक खत्म हो जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर 50, मीजोस्फेयर 80, थर्मोस्फेयर 400, 400 के ऊपर एक्सोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में ऑल वेदरिक फिनोमेना, जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं, फिनोमेना जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वह ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन उड़ते हैं, एरोप्लेन और ओजोन यही पाई जाती है। मीजोस्फेयर में मेटेरोइड्स बर्न हो जाते हैं, जल के खत्म हो जाते हैं। और थर्मोस्फेयर में रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, वापस अर्थ पर आ जाती हैं से रिफ्लेक्ट होकर। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं हम कि इज इट गोइंग रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी? विल इट बी ब्राइट एंड सनी डेज, विल इट बी ब्राइट और सनी डेज, क्या सनी डेज और ब्राइट दिन दिन होगा? हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हैव यू हियर्ड, यह चीज हमने सुना हुआ है, दिस फ्रॉम एन एक्सियस क्रिकेट फैन, इस तरह दिस फ्रॉम द एन, कितनी बार हमने सुना हुआ है जो क्रिकेट फैन जो कि मैच को देखने वाले होते हैं। स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ वनडे मैच, उस वनडे मैच के दिन का जो है
उसके भाग्य को स्पेकुलेट करते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं। इफ यू इमेजिन आवर बॉडी टू बी रेडियो, यदि हम इमेजिन करें कि हमारा बॉडी एक रेडियो है, एंड द माइंड इज इट्स स्पीकर, और माइंड इसका स्पीकर है। वेदर इज समथिंग, वेदर भी कुछ इसी प्रकार है, दैट फिडल्स विथ इट्स कंट्रोल knobs, जो कि यह रगों को कंट्रोल करता है। जैसे कि जो रेडियो हमारी बॉडी है और माइंड स्पीकर है, इमेजिन को रेडियो आपका बॉडी है, माइंड आपका स्पीकर। इसी प्रकार क्या है, वेदर भी इसी प्रकार है, समथिंग दैट फिडल्स द कंट्रोल ऑफ knobs, जो कि रगों को कंट्रोल करता है। आगे हम जानेंगे कि वेदर इज द आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वेदर जो है वह घंटे दर घंटे और दिन प्रतिदिन की जो कंडीशन एटमॉस्फेयर की, उसको दिखाता है। ठीक है। हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक अ वन इरिटेबल, जो हॉट और ह्यूमिड एयर होते हैं, गर्म और ह्यूमिड एयर आर्द्रता वाले, वह कैसे वातावरण बनाते हैं, इरिटेबल वातावरण को बनाते हैं। ठीक है। अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चीरफुल, प्लीजर्ड और ब्रीजी वेदर जिसमें हवाएं चलती है, यह बहुत अच्छे दिन को बनाती हैं। मेक वन चीरफुल एंड इवन अ प्लान, और एक प्लान भी बनाती हैं फॉर एन आउटिंग, और बाहर निकलने के लिए मन भी करता है उस समय। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली, वेदर ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है फ्रॉम डे टू डे, दिन प्रतिदिन। हाउ यूर मगर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ वन प्लेस, एवरेज वेदर कंडीशन जो एक प्लेस का है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस का फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट, क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस का। जैसे कि समझ लीजिए कि कहीं का एवरेज वेदर कंडीशन है, कोई प्लेस है, कोई स्थान है जहाँ पे एवरेज वेदर कंडीशन है, तो वह एवरेज वेदर कंडीशन कई सालों तक लगातार इसी साइकिल में चल रहा है। जैसे कि कोई स्थान है जहाँ पे 4 महीने हॉट होता है समर, 4 महीने विंटर और 4 महीने रेन सीजन होता है। तो यह लगातार कई वर्षों तक यही सिस्टम इसका चला। यह इस प्लेस का एक क्लाइमेट हो गया, इसे क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे। दूसरे प्रकार हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि द एवरेज वेदर कंडीशन, मतलब सामान्य और औसत वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस की फॉर अ लॉन्गर पीरियड, एक लंबे समय से, ऑफ टाइम, एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक लंबे समय तक, रिप्रेजेंट द क्लाइमेट, मतलब किसी प्लेस की एवरेज वेदर कंडीशन एक लंबे समय से है, तो वह रिप्रेजेंट करती है एक क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करती है ऑफ द प्लेस, उस प्लेस के। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट, मतलब यही कारण है कि हम क्यों वेदर फोरकास्ट डेली करते हैं, क्योंकि यह हमेशा चेंज होता रहता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव 1 in 2 billion पार्ट्स ऑफ द सन एनर्जी, सन एनर्जी की यदि 2 बिलियन पार्ट की जाए तो अर्थ केवल वन मुआ हिस्सा जो है उतना ही एनर्जी पाता है। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर इज द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर, जब हम हर दिन टेम्परेचर को फील करते हैं, किसका टेम्परेचर होता है, एटमोसफेयर का टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर, हवा जो एयर है, एयर की हॉटनेस और कोल्डनेस को ही हम टेम्परेचर कहते हैं। आगे है द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे टू नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, जो टेम्परेचर है एटमोसफेयर का वह दिन और रात में भी नहीं बदलता, वह एटमोसफेयर टू एटमोसफेयर चेंज करता है होता है, मतलब कि सीजन टू सीजन चेंज होता है, एक दिन और रात में चेंज नहीं होता। समर्स आर हॉटर देन विंटर, समर जो गर्मी के महीने होते हैं वे विंटर से ज्यादा गर्म होते हैं। ठीक है। An important factor that influences the distribution of temperature is insulation, एक important factor है जो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, वह क्या है, इंसुलेशन है। तो आप एक नई चीज सीख लीजिए कि थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर, थर्मोमीटर किसे मेजर करता है, टेम्परेचर को। बैरोमीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन मेजर करता है, बैरोमीटर। रेन गॉज क्या मेजर करता है, मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल के अमाउंट को मेजर करता है रेन गॉज। विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड वेन क्या डायरेक्ट शोज करता है, डायरेक्शन ऑफ द
विंड को सोर्स करता है। आगे है कि एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन को करता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है इंसुलेशन। इंसुलेशन इज द इनकमिंग एनर्जी intercepted by the earth intercepted by the earth। insolation is incoming solar energy। इंसुलेशन एक सोलर एनर्जी है जो कि इन इनकमिंग एनर्जी है सोलर से, सूर्य से आने वाली, जिसे हम इंसुलेशन कहते हैं, और इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, जो कि अर्थ द्वारा इंटरसेप्ट की जाती है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जब इंसुलेशन, ताप जो हीट है, पोल की तरफ जाता है, तो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो है वह कम होने लगता है टूवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ। ठीक है। देयरफॉर इसलिए द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर, और सेम मैनर में टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। अब आपको समझ आया होगा कि स्नो जो होते हैं वह कवर्ड क्यों होते हैं, पोल्स जो होते हैं वो स्नोज कैसे कवर्ड होते, सॉरी, कवर्ड होते हैं। इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू है, यदि अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है, इट वुड बी बिकम टू वार्म, यह बहुत हीट हो सकता है, फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, या बहुत समस्या उत्पन्न कर सकता है कुछ फसलों के उगने के लिए। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। सिटीज में तो जो टेम्परेचर होते हैं वह विलेज के टेम्परेचर से बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। द कंक्रीट एंड मेटल इन द बिल्डिंग एंड द asphalt ऑफ रोड, जो कंक्रीट और मेटल जो होता है बिल्डिंग में लगा होता है, और जो सड़क पर जो कंकड़ नहीं बिछता है उसे असफॉल्ट कहते हैं। असफॉल्ट असफॉल्ट रोड पर गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, और दिन में हीट हो जाता है। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और रात में इस हीट को रिलीज किया जाता है। आल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग, जो हाई राइज बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं जो भीड़ भाड़ में है, मतलब कई जगह देखो बहुत बड़ी बिल्डिंग है और कई बिल्डिंग होती हैं। द सिटीज शहरों में ट्रैप द वार्म एयर, जो कि वार्म एयर को ट्रैप कर लेती है, एंड दस रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज, और यह इस प्रकार शहरों के सिटीज के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ठीक है। आगे है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है टेम्परेचर को मेजर करने, मापने के लिए? इस डिग्री, डिग्री है, एक यूनिट है, और सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंडर्स सेल्सियस द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेस 0 डिग्री, और डिग्री सेल्सियस से मापा जाता है सेल्सियस स्केल पर वाटर फ्रीज 0 डिग्री पर, वार्म अप 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता है। एयर प्रेशर क्या होता है? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर एबव अस प्रेशर्स अस विथ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। मतलब आप यह जान के हैरान हो जाएंगी कि हमारे ऊपर एयर का प्रेशर है, मतलब एयर एबव अस, जो एयर हमारे ऊपर है, प्रेशर्स अस, हमें प्रेशर करती है, विथ अ ग्रेट फोर्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी पर अच्छा खासा फोर्स लगा के। हाउ यर, मगर वी डोंट इवन फील इट, मगर क्यों यह हमें फील नहीं होता? क्योंकि दिस इज बिकॉज, यह कारण है क्योंकि द एयर प्रेशर्स अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जो एयर होती है हमें ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं से हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, एंड आवर बॉडी, और हमारी बॉडी एग्जर्ट्स अ काउंटर प्रेशर, हमारी बॉडी काउंटर प्रेशर भी लगाती है, इस कारण हमें यह फील नहीं होता। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted बाय द वेट ऑफ एयर। एयर प्रेशर को डिफाइन किया जा सकता है, क्यों? वेट ऑफ एयर, एयर के वेट के द्वारा, ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर। एयर प्रेशर किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। एयर प्रेशर को सरफेस के अर्थ पर एयर के वेट से मापा जा सकता है। एज वी गो, जैसे कि हम जाते हैं द लेयर ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर के लेयर पर जाएंगे, द प्रेशर फॉल्स रेपिडली, प्रेशर बहुत तेजी से गिरेगा। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, एयर प्रेशर हाईएस्ट कहाँ? तो सी लेवल, एंड डिक्रीज विथ हाइट, हाइट के साथ कम होने लगता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टली तो टेम्परेचर जो है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह प्रेशर इन इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर। एयर प्रेशर क्या लग रहा है? हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर।
और क्या है, हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली यहाँ चलिए। तो बोर तो नहीं हो रहे ना आप? बोर मत होइएगा, बस खत्म करने वाला हूँ मैं। यहाँ तक हो गया हमारा। हाँ यार, टाइम ज़्यादा हो गया। चलिए, और इसको बस पढ़ा के खत्म करता हूँ। फिर क्या है कि हाइट, तो क्या है कि हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, सीधे सीधे इस तरह, ठीक। हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली, तो टेम्प हॉरिजॉन्टली बटा हुआ है ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या था बताइए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हो गया, 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 तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, आप भी बताइए कमेंट में। यहाँ पे हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे हो गया मीजोस्फेयर, यहाँ पे हो गया थर्मोस्फेयर, और यहाँ पे हो गया एक्सोस्फेयर, यहाँ पे थर्मोस्फेयर, यहाँ पे एक्सोस्फेयर, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, समझ आया? तो इस प्रकार जब क्या करा है कि हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर, मतलब इस प्रकार एयर प्रेशर जो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट है, समझ रहे हैं आप? आगे क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर की टेम्परेचर द्वारा यह इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं एट अ गिवन प्लेस, एक दिए गए स्थान पर, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट गिवन प्लेस, एक दिए गए स्थान पर जो एयर प्रेशर होता है वह किससे प्रभावित होता है, वह टेम्परेचर से प्रभावित होता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट हीटेड, जहाँ पे एयर प्रेशर, इन एरियाज वेयर टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर हाई होगा, एयर हीटेड, एयर हीट होगी, एंड राइजेस, और ऊपर उठ जाएंगे। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, वह क्या करेगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा। कौन सा प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विथ क्लाउड स्काई एंड वेट वेदर, वेट वेदर और क्लाउड स्काई है, तो वह कैसे एयर प्रेशर को करेगा, वह लो प्रेशर किससे संबंधित होता है, लो प्रेशर जो संबंधित होता है क्लाउडी स्काई, मतलब जो बादल वाले आकाश होते हैं, एंड वेट वेदर, वेट वेदर में कौन से प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है। इन एरियाज हैवी लोअर टेम्परेचर, जहाँ बहुत कम टेम्परेचर होता है, द एयर इज कूल्ड, एयर ठंडी होती है, इट इज देयर फॉर हैवी, इसलिए यह हैवी होती है। हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, हैवी एयर सिंक होती है और क्रिएट क्या करते हैं, हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सन, क्लियर एंड सनी स्काई, जो हाई प्रेशर किससे संबंधित होता है, क्लियर और सनी स्काई से संबंधित होता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया। अभी इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट को, इस कॉन्सेप्ट को बस समझ के फिर हम इसे समाप्त करते हैं। दोस्तों, जैसे कि एयर प्रेशर मैंने बताया आपको, एयर प्रेशर, एयर प्रेशर में हमने पढ़ा कि एयर प्रेशर हॉरिजॉन्टली, कोई प्लेस मान लीजिए यहाँ ए अर्थ है, ए आपका पहाड़ है, और ए जो है एरिया है, यहाँ पे वाटर है। तो जब आप यहाँ होंगे तो आपके ऊपर हाई एयर प्रेशर होगा, क्या होगा, हाई एयर प्रेशर, प्रेशर बैरोमीटर से नापेंगे। लेकिन जब आप यहाँ खड़े होंगे तो आपके पास लो एयर प्रेशर होगा, एयर प्रेशर। ये हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर है, यह किसका फॉर्मूला है, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर। मीन्स क्या होता है कि एयर की जितनी लेयर आपके ऊपर होंगी उतना ही एयर प्रेशर आपके ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ऊपर चले जाएंगे तो यही लेयर कम होती जाएंगी, आपके ऊपर कम एयर आएगी तो आपके ऊपर कम एयर प्रेशर बनेगा। दूसरा चीज था हीट का। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आपके ऊपर एयर है ढेर सारी, अब ये गर्म हो गई, गर्म हो गई तो ऊपर की तरफ उठ गई। जब ऊपर के ऊपर उठ गई ये गर्म हवा, तो एयर प्रेशर आपके ऊपर हल्का हो जाएगा कि नहीं। जब आपके ऊपर हल्का एयर प्रेशर होगा तो हम इसे कहेंगे लो एयर प्रेशर। लो एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर कहाँ होता है, जहाँ पे हवा गर्म होती है, मतलब जहाँ हीट होती है, गर्मी होती है, वहाँ पे लो एयर प्रेशर होता है। फिर क्या होता है कि आप यहाँ पे मान लीजिए खड़े हैं, विंटर का मौसम है, कौन सा मौसम है, विंटर का।
तो जितनी भी लेयर की एयर है वह सिंक होंगी, नीचे बैठेंगी। जब नीचे बैठेंगी तो वह नीचे बैठ के आपके ऊपर दबाव प्रभावित करेंगे। क्या करेंगी? दबाव बनाएंगी। जब यहाँ पे आपके ऊपर दबाव बनाएंगे तो यहाँ बनेगा हाई एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या बनेगा? हाई एयर प्रेशर। लो एयर प्रेशर हो गया, हाई एयर प्रेशर हो गया। ठीक है। और एयर जो होती है, जो हवा होती है, वो हमेशा लो एयर प्रेशर से हाई एयर प्रेशर की तरफ ही बहती है। मतलब जो एयर होती है वह हमेशा लो एयर प्रेशर और हाई एयर प्रेशर। हाई एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर कहाँ होता है? जब हवा ठंड होकर सिंक होती है तो वहाँ हाई एयर प्रेशर बनता है। तो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर पे हवाएं बहती है। लो एयर प्रेशर में जब हवा गर्म होती है और ऊपर उठ जाती है, जो प्लेस खाली होता है उस प्लेस को फिल करने के लिए हाई एयर प्रेशर से हवाएं लो एयर प्रेशर की तरफ चलती हैं। ये आपका फंडा है। तो यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों। ठीक है, जो कि मैं हमेशा लिखता हूँ, एक बार फिर मैं लिख दे रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद। जैसा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे मैंने 2 पार्ट पढ़ा है, पहला पार्ट पढ़ा दिया, दूसरा पार्ट अभी बाकी है। अभी उसे पढ़ा के हम अपलोड कर देंगे। ठीक है।